गुड मॉर्निंग एवरीवन। 21 मई के करंट अफेयर्स जो हैं वो हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं और जो पिछले 2-3 दिन के हमारे एमसीक्यूज रह गए हैं उनके भी जो वीडियोस हैं वो आज ही अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आपका कोई भी दिन मिस ना हो। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577 और ये जो एमसीक्यूज हैं आपको वेरियस एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। जो टेस्ट सीरीज के जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं जहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा था तो वो कॉमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि फ्री मॉक टेस्ट कैसे करना है, तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद फ्री मॉक टेस्ट जो होता है उस पर जाके अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो मॉक टेस्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आई थिंक इट इज़ द फर्स्ट और द फोर्थ मॉक टेस्ट जो कि फ्री है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो एमसीक्यूज है नेटमॉक की एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी जाकर इन एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो हमारी मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरीके से, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मूव कर सकते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, अगर 8 से 10 एमसीक्यूज आप करेक्ट करते हैं तो उसे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस माना जाता है। 6 से 7 एमसीक्यूज ठीक होते हैं आपके तो गुड परफॉर्मेंस माना जाता है और ये आपका सेफ जोन माना जाता है बिकॉज यहाँ पे मोर देन इक्वल टू 60% आपका स्कोर रहता है। जो 4 से 5 एमसीक्यू का जो ब्रैकेट होता है ये 40 to 55% वाला ब्रैकेट होता है और इसे अनसर्टेन जोन माना जाता है बिकॉज यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है। बहुत से लोग यहाँ फॉल करते हैं, मैं भी जब अपना एग्जाम देता था तो यहाँ पे कई बार मैं फॉल करता था प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद। इस जोन की जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है वो ये होती है कि ये आपकी मेंस के प्रिपरेशन को डैमेज कर देता है इन अ मैनर, क्योंकि आप जब तक रिजल्ट नहीं आता है मेंस की तैयारी उतनी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज में क्या होता है कि यहाँ पे चांसेस काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ही कम होते हैं, तो इसी वजह से आपको दोबारा तैयारी करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं डेंजर जोन कहलाता है और आपका जो पूरा पर्पस होना चाहिए वो डेंजर जोन से सेफ जोन में आने का होना चाहिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में पूछा गया कि इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या कोल जो सेक्टर है इसके अंदर है, क्या डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत अभियान में डाला गया है, क्या पावर सेक्टर पे फोकस किया जाएगा, क्या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सोचिए क्या आंसर होगा। मैं आपको बता दूं 8 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको आत्मनिर्भर भारत अभियान में जिसको फोकस एरिया में लिया गया है और इसके अंदर वेरियस टाइम पर वेरियस ट्रांच ऑफ मनी जो है वो दिया जा रहा है। अभी रिसेंटली जो 4th ट्रांच ऑफ मनी है वो इसके अंदर डाला गया है और इसी वजह से क्वेश्चन ये जो बनाया गया क्वेश्चन ये न्यूज़ में था, पूरा आत्मनिर्भर भारत अभियान न्यूज़ में था हमारा। तो ये जो 8 सेक्टर्स के नाम है वो आपको पता होने चाहिए। उसके अंदर जो डेटा है वो तो चाहे शायद आप ना भी उसे क्रैम करें, बट 8 सेक्टर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए अगर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आता है। तो सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए एक इन्फोग्राफिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोल एक इसका सेक्टर है, मिनरल्स भी इसके अंदर है, डिफेंस भी है, सिविल एविएशन भी है, पावर भी है, स्पेस भी है, एटॉमिक एनर्जी एंड द 8th वन इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो एरियाज हैं इनके ऊपर इसमें फोकस किया जाएगा इन 8 सेक्टर्स के अंदर और इसी वजह से कोल, डिफेंस, पावर जो है ये तीनों हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। देखिए इसके अंदर क्या हुआ है, इकोनॉमिक स्टिमुलस नंबर 1, इकोनॉमिक स्टिमुलस नंबर 2 एंड इकोनॉमिक स्टिमुलस नंबर 3, ये 3 पैकेजेस जो हैं ऑलरेडी दिए जा चुके थे और अभी रिसेंटली इकोनॉमिक स्टिमुलस नंबर 4 जो है वो दिया गया है। इसी वजह से आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो वेरियस सेक्टर्स थे, जो एरियाज थे जहाँ पर फोकस करना है वो न्यूज़ में थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए है और इन सेक्टर्स के बारे में आप डिटेल में इस इन्फोग्राफिक से पढ़ सकते हैं कि किस एरिया में हम क्या करने जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पीएम ई विद्या के बारे में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट पीएम ई विद्या। तो प्राइम मिनिस्टर ई विद्या के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, 1 बाय 1 रीड करेंगे। पहली कहती है इट कंसिस्ट ऑफ ई कंटेंट एंड QR कोडेड एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स फॉर ऑल द ग्रेड्स। तो जो हमारे ग्रेड्स हैं उसके लिए QR कोडेड एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स रहेंगी और ई कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। हो सकता है 1 earmarked टीवी चैनल फॉर ईच क्लास फ्रॉम 1 to 12th। तो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए हर एक क्लास के लिए एक सेपरेट चैनल होगा यहाँ पर। ये भी हो सकता है एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेडियो, कम्युनिटी रेडियो एंड पॉडकास्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस। तो रेडियो जो होते हैं आपके कम्युनिटी रेडियो होते हैं, पॉडकास्ट भी आजकल काफ़ी चल रहे हैं, तो इनके थ्रू जो है वो भी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए प्राइम मिनिस्टर ई विद्या के अंतर्गत क्या होगा, स्पेशल ई कंटेंट बनाया जाएगा किसके लिए, विजुअली एंड जो हियरिंग एम्पेयर्ड होते हैं। तो स्पेशल नीड्स के लिए यहाँ पे ये जो प्रोग्राम्स हैं वो भी क्रिएट करे जाएंगे और टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया की हैं उनको यहाँ पे परमिट किया जा रहा है कि वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट कर सके। इसके अंदर QR कोडेड जो बुक्स होती हैं उसका भी प्रोविजन है, ई कंटेंट बनाया जाएगा और फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए सेपरेट क्लास के लिए एक सेपरेट चैनल होगा। साथ में कम्युनिटी जो रेडियो होता है उसका भी हेल्प ली जाएगी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए और पॉडकास्ट जो होते हैं वो भी स्टार्ट करे जाएंगे। तो हमारी जो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर हैं वो ठीक हो जाती है, करेक्ट हो जाती है पीएम ई विद्या को लेकर। आंसर हमारा हो जाएगा सी। पीएम ई विद्या में
फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे वो बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच आर द फॉलोइंग कंट्री और कंट्रीज अफगानिस्तान बॉर्डर टचेस। तो कौन सी इन चारों में से कंट्रीज हैं जिसको अफगानिस्तान का बॉर्डर टच करता है। क्यों अफगानिस्तान के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि रिसेंटली अफगानिस्तान प्रेसिडेंट जो अशरफ घानी है और वहाँ के उनके जो पॉलिटिकल राइवल हैं अब्दुल्ला, उन्होंने एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट को साइन किया है। तो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट को साइन करने की वजह से हो सकता है अब आगे आने वाले टाइम में कुछ पीस देखने को मिले वहाँ पर। और जो ये पॉलिटिकल न्यूज़ थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिकॉज अफगानिस्तान के बारे में थी, इसकी लोकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से ज्योग्राफी से रिलेटेड इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या इंडिया का बॉर्डर इसे टच करता है? व्हाट अबाउट तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए मैप देख लीजिए एक बार इसका। तो यहाँ पे तजिकिस्तान का बॉर्डर तो इसका नॉर्दर्न रीजन में टच हो ही रहा है और ये थोड़ा सा जो रीजन है ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये चाइना है। तो इसका जो ये रीजन है चाइना से टच हो रहा है और ये जो रीजन छोटा सा और है ये इंडिया से हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको पीओके नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया है और इंडिया से इसका बॉर्डर टच हो रहा है। यहाँ पे इसका बॉर्डर जो है पाकिस्तान से टच हो रहा है और देन इस एरिया में तुर्कमेनिस्तान से टच हो रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? आवर आंसर विल बी सी, क्योंकि चारों ही जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनसे अफगानिस्तान का बॉर्डर टच करता है। तो ये जो लोकेशंस होती हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं अगर न्यूज़ में वो कंट्री अपीयर करती है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट जूनोटिक डिसीजेज। जूनोटिक डिसीजेज काफ़ी न्यूज़ में है, क्यों है वो भी डिस्कस करेंगे, बट पहले 2 स्टेटमेंट दे रखी है, 1 बाय 1 रीड करेंगे इसको। पहली कहती है इट इज़ अ डिसीज विच स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन्स टू एनिमल्स। तो ये कौन सी डिसीजेज होती हैं? ये वो डिसीजेज होते हैं जो कि कहाँ से, ह्यूमन से एनिमल्स में जाती है। हो सकता है इंडिया joined 61 countries that have moved a proposal at the World Health Assembly to identify zoonotic sources of the coronavirus। तो इंडिया ने एक 61 कंट्रीज़ का जो पैनल है जहाँ पे प्रपोजल किया गया है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर कि देखा जाएगा जूनोटिक सोर्सेज कौन कौन से हैं कोरोना वायरस के, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि इसको ज्वाइन किया हो या फिर ये भी हो सकता है कि नहीं किया हो। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए न्यूज़ में आपने ज़रूर पढ़ा होगा जो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का एक प्रपोजल था, इसको इंडिया ने ज्वाइन किया है और इसमें देखा जाएगा कि जूनोटिक सोर्सेज जो हैं कोरोना वायरस के वो क्या क्या हो सकते हैं। जूनोटिक सोर्सेज में यही होता है कि एनिमल सोर्सेज कौन कौन से हैं कोरोना वायरस के, क्योंकि जो आपकी जूनोसिस होता है, हमने इसके बारे में क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया, जो जूनोटिक डिसीजेज होती हैं वो डिसीजेज होती हैं जो कि एनिमल से ह्यूमन्स के अंदर स्प्रेड करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। इट इज़ नॉट ह्यूमंस टू एनिमल्स, रादर इट इज़ द अदर वे अराउंड, एनिमल्स टू ह्यूमंस। तो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे होगा बी। सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूछ रहा है मनोदर्पण इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया कि मनोदर्पण इनिशिएटिव जो है वो किस चीज़ से रिलेट करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स को फ्री बुक्स दिए जाएंगी, इसके अंदर स्टूडेंट्स को फीस रिडक्शन करके दी जाएगी, इसके अंदर साइको सोशल सपोर्ट जो है वो स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, या स्टूडेंट्स विल नॉट फेल टिल क्लास 8th, ये एक प्रोविजन बनाया जाएगा। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए मनोदर्पण नाम अगर आप इसको देखेंगे, मन की बात हो रही तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से रिलेटेड ही होगा, मनोविज्ञान से रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से आप गेस लगा सकते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। इसके अंदर साइको सोशल सपोर्ट जो है एक तरीके का इनिशिएटिव है जो स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, इवन टीचर्स को दिया जाएगा एंड फैमिलीज़ को दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेंटल हेल्थ पे जोर दिया जाएगा, इमोशनल वेलबींग पे जोर दिया जाएगा और खासतौर पे स्टूडेंट्स को किसी ना किसी तरीके से जो प्रॉब्लम्स वो डे टू डे फेस करते हैं उससे बाहर निकलने की कोशिश करी जाएगी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान रखिएगा मनोदर्पण इनिशिएटिव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइक्लोन एम्पैन के बारे में। एम्पैन इज फॉर्म्ड ओवर, पूछा गया साइक्लोन एम्पैन जो है वो किसके ऊपर फॉर्म हुआ है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी बार अपीयर हो रहा है, तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा। क्या ये पैसिफिक ओशन के ऊपर है, अटलांटिक के ऊपर फॉर्म हुआ है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर हुआ है, या अरेबियन सी के ऊपर हुआ है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपका करेक्ट होना चाहिए। सोचिए। चलिए देखिए हमें पता है कि वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, उड़ीसा का जो रीजन है और इवन बांग्लादेश वाला जो रीजन है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड हुआ है इस पर्टिकुलर साइक्लोन की वजह से। तो डेफिनेटली ये कहाँ आया होगा, बे ऑफ बंगाल में आया होगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। इससे मिलती जुलता एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इस एम्पान के बारे में और चीज़ें हमें पता चलेंगी। तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर
करेक्ट अबाउट साइक्लोन एम्पान। साइक्लोन एम्पान के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली कहती है दिस साइक्लोन इज नेम्ड बाय थाईलैंड, इस साइक्लोन का नाम थाईलैंड ने रखा है, हो सकता है। इट इज़ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये भी हो सकता है। एम्पान इज द फर्स्ट प्री मॉनसून साइक्लोन टू फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल इन 2 years। तो ये पहला ऐसा प्री मॉनसून साइक्लोन है जो कि बे ऑफ बंगाल में बना है 2 सालों के अंदर। तो 2 सालों में पहला ऐसा ये आप कह सकते हैं तूफान है जो कि कहाँ बना है? बे ऑफ बंगाल में प्री मॉनसून टाइम पर। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या इसका आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, आपको पता है कि जो साइक्लोन्स के नाम रखे जाते हैं ये वेरियस कंट्रीज के द्वारा रखे जाते हैं, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है और थाईलैंड भी है। इसके ऊपर क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से वेरियस कंट्रीज जो हैं बारी बारी से वेरियस साइक्लोन्स के नाम रखती है और पहले से ही एक लिस्ट बना के रख ली जाती है और उस लिस्ट के हिसाब से जो भी नया साइक्लोन आता है उसको नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो साइक्लोन है इसका नाम थाईलैंड ने दिया है, बिल्कुल ठीक है, एंड इट्स अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। 2 स्टेटमेंट हमारी हो गई ठीक। अब बात करते हैं कि क्या ये ऐसा पहला प्री मॉनसून का साइक्लोन है जो कि बे ऑफ बंगाल पे बना है इन 2 years। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये दूसरा ऐसा प्री मॉनसून साइक्लोन है जो कि बे ऑफ बंगाल पे बना है। पहला कौन सा था? पहला था साइक्लोन फैनी। तो ध्यान रखिएगा, ये भी हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। चलते हैं आज के 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ एनडीएमए। एनडीएमए के चेयरमैन कौन है, ये पूछा गया। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आपसे चेयरमैन का जो पोस्ट होती है वो पूछी गई है। क्या वो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि NMIS के बारे में है, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। NMIS के बारे में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड। तो ये बनाया किसने है? NMIS जो है वो किसने बनाया है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY ने बनाया है, DRDO ने बनाया है, ISRO ने बनाया है या फिर NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बनाया है? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, पीछे NDMA के जो चेयरमैन का नाम पूछा था वो इसलिए पूछा गया था बिकॉज NDMA न्यूज़ में थी। तो NDMA ने ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सर्विस। ये एक पोर्टल है जिसमें एक तरीके की सेंट्रल रिपोजिटरी रहेगी, माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन रहेगी। इससे क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कम्युनिकेशन करना ईजी रहेगा, स्मूथ मूवमेंट रहेगा माइग्रेंट वर्कर्स का टू देयर नेटिव प्लेसेस। क्योंकि अगर आपके पास एक सेंट्रलाइज डेटा क्रिएट हो जाता है माइग्रेंट्स का तो ऑफकोर्स उनको इंटरस्टेट कम्युनिकेशन करने में ईजी रहता है। तो ये एक इसी तरीके का पोर्टल है जिसमें एक सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ डेटा बनाया जाएगा। तो इसको बना कौन रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड? NDMA ने डेवलप किया। NDMA के हेड कौन होते हैं? चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम एक क्विक रिवीजन करेंगे विद इन 2 मिनट्स, जिसको आप मिस मत करिएगा। उसके बाद मार्क्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा था आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में, जिसमें 8 ऐसे एरियाज थे जिसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें कोल, मिनरल, डिफेंस, सिविल एविएशन, पावर, स्पेस, देन एटॉमिक एनर्जी एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर थे। 3 इकोनॉमिक स्टिमुलसेस दिए जा चुके थे और यहाँ पे 4th वन जो है वो रिसेंटली दिया गया है। इसके अंदर हमारा जो आंसर था वो ए था। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था PM ई-विद्या के बारे में, जिसमें हमने कहा था कि जो इसमें बुक्स रहेंगी वो QR कोडेड रहेंगी। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए जो क्लासेस है वहाँ पे एक सेपरेट TV चैनल्स होगा हर क्लास के लिए। रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट का यूज़ भी किया जाएगा। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको परमिट किया जाएगा अपने ऑनलाइन कोर्सेज को देने के लिए। देन हमने देखा था कि अफगानिस्तान का बॉर्डर किसको टच करता है? इंडिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना इसके अंदर जो है वो हमारे करेक्ट आंसर थे। एक बार मैप पर भी आप देख सकते हैं। देन हमने देखा था जूनोटिक डिसीजेज जो कि कहाँ से होती है? ह्यूमन से एनिमल में नहीं, एनिमल से ह्यूमन्स के अंदर होती है। इसमें अभी रिसेंटली एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कहा गया, प्रपोजल रखा गया था जिसको इंडिया ने ज्वाइन किया 61 कंट्रीज के साथ, जिसमें जूनोटिक सोर्सेज जो है कोरोना वायरस के उनको देखा जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। देन हमने मनोदर्पण देखा था जो कि साइको सोशल सपोर्ट देगा किसको? स्टूडेंट्स को, टीचर्स को एंड फैमिलीज को। ये जो सपोर्ट है वेलबींग के लिए, इमोशनल वेलबींग के लिए दिया जाएगा। देन साइक्लोन एम्पान के बारे में देखा था, ये कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। डिस्ट्रक्शन कहाँ हुई है? वेस्ट बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर और बांग्लादेश के अंदर। देन हमने देखा था एम्पान के बारे में, साइक्लोन का जो नाम है वो थाईलैंड ने रखा है। मैंने बताया था वेरियस कंट्रीज हैं 1 by 1 ऑलरेडी एक लिस्ट दे देती हैं और उस हिसाब से नाम रखे जाते हैं अपने सीरियल वाइज ऑर्डर के अंदर। इट्स ए ट्रॉपिकल साइक्लोन, बिल्कुल ठीक है। और जो साइक्लोन फानी है उसके बाद ये सेकंड साइक्लोन है जो बे ऑफ बंगाल में आया है प्री मॉनसून के टाइम पर। फिर हमने इसके बाद डिस्कशन किया था कंचनजंगा के बारे में। इंडिया की बात करी जाए, हाईएस्ट पीक है यहाँ की और दुनिया की तीसरी बड़ी पीक है, तीसरी हाईएस्ट पीक है। और पूछा इसलिए गया था बिकॉज रिसेंटली सिक्किम 16 मई फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया और सिक्किम में लोकेट करता है, इस वजह से इसके बारे में क्वेश्चन हमने बनाया था। कंचनजंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज जो स्टेटस है वो 2016 में ही दे दिया गया, अंडर मिक्स्ड कैटेगरी ये स्टेटस दिया गया।
फिर हमारा 9th क्वेश्चन था एनडीएमए के बारे में, जिसने क्या बनाया था, जिसने बनाया है नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो कि एक ई पोर्टल है। माइग्रेंट्स के बारे में एक सेंट्रल रिपोजिटरी रखेगा, एक जगह से दूसरी जगह में उनका कितना मूवमेंट होता है उसके बारे में स्टेट टू स्टेट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, उसके बारे में पूरा डेटा रहेगा। एनडीएमए की बात करें तो इसको हेड कौन करते हैं, इसको हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ये हमारा जो 10वां क्वेश्चन था एनएमआईएस के बारे में ही था, और मैंने आपको बताया ये सेंट्रल रिपोजिटरी क्रिएट करी जाएगी, स्पीडी इंटरस्टेट कम्युनिकेशन इसके अंदर करी जाएगी। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, रिवीजन हमारी कंप्लीट होती है, और जो वेरियस टेस्ट सीरीज़ के जो फ्री मॉक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं। और इसके बाद जो मार्क्स हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में मार्क्स आपके हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन द सेफ जोन। नीचे की कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स हैं देन उसको इंप्रूव करने के लिए पहली चीज़ तो है आपको रिवीजन ज़रूर करनी है। सेकेंड, ये ज़रूर देखिए कि मार्क्स आपके कट कहाँ हो रहे हैं, डिडक्शन कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं बार बार, क्योंकि ये पैटर्न आपको समझ में आएगा तो उस गलती को आप दूर कर पाएंगे। वेरियस मॉक टेस्ट की जो वीडियोस हैं और इवन इंडियन हिस्ट्री के जो वीडियोस हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो वीडियोस हैं एमसीक्यू के थ्रू, वो अवेलेबल हैं, जो कि चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें वेरियस वीडियोज़ के। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।